ये क्वेश्चन आया था आईएएस के एग्जाम में। बैलेंस्ड इन द अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजीज आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब यहाँ पे आपको दो बातें अलग अलग तरीके से लिखनी है। आपको पहले ये शो करना है कि ये सब्स्टिट्यूट्स क्यों नहीं है और ये कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है। तो ये दो अलग अलग भाग हैं, इनको अलग अलग ही आंसर करना है। पहला रीजन कि यह स्ट्रैटेजी सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो यही है कि ये इनका जो फोकस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप सारी के सारे सेक्टर्स को एक साथ डेवलप कराइए, और अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कोई स्पेसिफिक सेक्टर को चुन लीजिए और उस सेक्टर को डेवलप करवाइए। यह है अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर आप एक स्ट्रेटेजी की जगह दूसरी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, मतलब एक को दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बिना ये सोचे कि आपकी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट के लिए ठीक है कि नहीं, तो इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स? मान लीजिए अगर आप सिर्फ बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे ही रहते हैं तो वहां पे आपको जो स्पेशलाइजेशन से मिलने वाले फायदे थे शायद वो ना मिले। अगर आप अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर ही रहते हैं तो वहां पर आप ये सोच सकते हैं कि शायद वल्नरेबिलिटीज बढ़ जाएं, इनइक्वालिटीज बढ़ जाएं। अगर आप चाइना को देखें तो उनकी अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने एक तरीके के सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपोर्ट्स को ज्यादा बढ़ाया। लेकिन अगर दूसरी ओर आप स्वीडन को देखें तो उनकी बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स पे सेम तरीके से ध्यान दिया। अब ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजीज, ये ऐसे नहीं कि कोई भी कंट्री किसी भी समय कैसे भी स्ट्रेटजी को यूज कर ले। उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये स्ट्रेटजीज यूज होंगी। जैसे कि अगर आप बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के कोई भी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो शायद आपकी कंट्री के लिए, आपकी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वह नुकसानदायक भी हो सकता है। जो चीज एक कंट्री के लिए काम करती है यह आवश्यक नहीं है कि वही चीज दूसरी कंट्री के लिए भी काम करे। अगर आप नॉर्वे को लें तो नॉर्वे ने अपनी ऑयल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज करा और उस सेक्टर को ज्यादा डेवलप कराया। तो इसका मतलब है कि अपनी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी को यूज करा। दूसरी ओर अगर आप जर्मनी को देखें तो उनकी बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी। उनके पास रिसोर्सेस थे कि वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों को एक साथ डेवलप कर पाए। तो ये बात ध्यान देने की है कि कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा कि किस स्ट्रैटेजी को यूज करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज करना है। यह उस समय, उस काल के ऊपर भी डिपेंड करता है, उस समय के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। आप बस ऐसे नहीं किसी एक स्ट्रेटेजी को दूसरी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि आपने ये देखा कि दूसरी कंट्री के अंदर वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। अगर आप साउथ कोरिया को देखें तो साउथ कोरिया ने इनिशियली अनबैलेंस ग्रोथ अपनाया था, और उस अनबैलेंस ग्रोथ को अपना के उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना स्टार्ट करा। लेकिन वो वहीं पे नहीं अड़ गए। उन्होंने जब भी देखा कि हमारे पास अब ये रिसोर्सेज हैं कि अब हम बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं, तो वो स्विच करे बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे। सो ऐसा नहीं है कि हम बस एक की जगह ही दूसरे को यूज कर सकते हैं। हमको ये भी देखना है कि किस काल में, किस देश में वह स्ट्रेटेजी यूज हो रही है, उस समय के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करना है, यह इंपॉर्टेंट है। तो इन रीजंस की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि एक स्ट्रेटेजी दूसरी का सब्स्टिट्यूट। वो रीजंस देखते हैं कि कैसे ये स्ट्रेटजीज कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जनरली ये देखा गया है कि इनिशियली टू किक स्टार्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीज दे अडॉप्ट द अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो वो पहले किसी रीजन को, किसी सेक्टर को अच्छी तरीके से डेवलप करते हैं, और उसके बाद वो रीजन और वो सेक्टर डेवलप होके और सेक्टर्स को डेवलप होने का रास्ता खोल देता है। सिंगापुर के केस के अंदर भी अगर आप देखें तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और फाइनेंशियल सेक्टर को डेवलप करा, और उसने और सेक्टर्स को डेवलप होने का चांसेस दे दिए। सो अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया गया बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी में, या फिर उन दोनों को साथ में यूज किया गया। पहले अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी ने कंडीशंस बनाई और फिर बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी
यूज हुई। सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये स्ट्रेटजीज कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्योंकि ऐसा होता है कि जब अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी से आप एक सेक्टर को ज्यादा डेवलप करते हैं, तो उस सेक्टर को डेवलप करके जो रिसोर्सेज पैदा हुए, वो रिसोर्सेज यूज हो सकते हैं दूसरे सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि मलेशिया में जो पाम ऑयल इंडस्ट्री थी, उसको ज्यादा डेवलप करा गया, उससे जो रिसोर्सेज आए उससे और इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इस पॉइंट पे हमें बता रहे हैं कि कैसे एक सेक्टर को डेवलप करके आप स्पेशलाइजेशन क्रिएट करते हैं, आप इनोवेशन क्रिएट करते हैं, और उस सेक्टर को डेवलप करके जो रिसोर्सेज पैदा होते हैं वह दूसरे सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए भी यूज हो सकते हैं। जैसे कि इजराइल ने टेक्नोलॉजी सेक्टर को डेवलप करा, और उससे जो रिसोर्सेज डेवलप हुए, जो उससे जो रिसोर्सेज पैदा हुए, उनको दूसरे सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए भी यूज करा गया। तो वो जो स्पेशलाइजेशन था, इनोवेशन था एक सेक्टर में, उसका लाभ दूसरे सेक्टर्स की डेवलपमेंट में भी पड़ा। तो इन रीजंस की वजह से ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सो आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा विद एग्जांपल्स। और कभी भी क्वेश्चन आए तो उसको उसको बहुत ध्यान से रीड करिए, और उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आंसर किया करिए। इस तरह से चेष्टा करिए अपने आंसर्स को लिखने की। मैंने यहाँ पे पूरा आंसर नहीं लिखा, बट आई जस्ट ट्राई टू गिव यू फ्यू पॉइंट्स कि आप अपने आंसर को डेवलप कैसे कर सकते हैं ऑन दीज लाइंस, राइट। थैंक यू बेटा।